आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दक्षिण भारत के इतिहास को। प्राचीन भारत के इतिहास में हम मध्य भारत, उत्तर भारत का इतिहास ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारा सेक्शन बच रहा है वो बच रहा है दक्षिण भारत का इतिहास वाला, जिसे हम 3 वीडियो में अच्छे से पूरा कंप्लीट करेंगे। पहले और दूसरे वीडियो में हम थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करेंगे और तीसरे वीडियो में दोस्तों हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दक्षिण भारत से रिलेटेड वो सारे हम तरीके से बताऊंगा, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत के इतिहास का समय जो हम डिस्कस करेंगे वो है 100वीं ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का। ओके, 100वीं ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक के समय काल को क्या बोला जाता है? संगम काल, जिसमें हम चेर, चोल और पांड्य साम्राज्य को डिस्कस करेंगे। और 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के काल में हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश जैसे पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, लेक्चर जो है ऑटोमेटिकली 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक पहला संगम काल और दूसरा दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। संगम काल को हमको समझना जरूरी है, तभी आप बड़ी आसानी से दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों को समझ पाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि चोल वंश को 2 बार हम क्यों पढ़ेंगे? तो आपको बता दूं कि दूसरी और तीसरी शताब्दी में चोलों का प्रभाव अच्छा खासा देखने को मिला था, जिसे हम संगम काल में पढ़ेंगे। इसके बाद में इनकी शक्तियां जो थी वो क्षीण हो गई थी और ये पल्लवों के सामंतों के रूप में कार्य करने लग गए थे। मतलब सेनापति, मंत्री और सेना नायक, इस तरीके से ये पल्लवों के दरबार में काम करने लग गए थे। फिर बाद में 9वीं शताब्दी में विजयालय के समय में चोलों का फिर से उदय हुआ था। उसको हम सेकेंड लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। जो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे वो करेंगे दूसरी और तीसरी शताब्दी में जो चोलों का प्रभाव देखने को मिला था, मतलब संगम काल में, उसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 2 बार चोल साम्राज्य के बारे में बात करी है। तो आई होप आपका ये जो डाउट होगा ये क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं संगम काल के बारे में। तो क्वेश्चन ये आता है कि इसे संगम काल क्यों कहा जाता है? चलिए इसे समझते हैं। प्राचीन काल में क्या होता था, तमिल कवि जो थे वो समय समय पर बहुत सारी सभाओं का आयोजन करते थे। इन सभाओं में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के विषयों पर वो विचार विमर्श किया करते थे। इन सभाओं को ही किस नाम से जाना जाता था? संगम के नाम से जाना जाता था। तो 100वीं ईस्वी से लेकर 250वीं ईस्वी के बीच में ऐसी 3 सभाओं का आयोजन किया गया। मदुरई, कपाटपुरम, इन स्थानों पर 3 सभाओं का आयोजन किया गया। इसीलिए इतिहास में इस समय काल को क्या कहा जाता है? संगम काल के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको ये वाला डाउट क्लियर हुआ होगा कि इसे संगम काल क्यों कहा जाता है। चलिए आगे हम संगमकालीन राज्यों की बात करते हैं, मतलब राजवंशों की बात करते हैं। तो देखिए, कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीप भारत, जिसे तमिलकम कहा जाता है, 3 राज्यों में विभक्त था। कौन कौन से? चेर साम्राज्य, चोल साम्राज्य और पांड्य साम्राज्य में विभक्त था। देखिए, आप मैप में देख पा रहे होंगे, नीचे की तरफ पांड्यों का शासन था, उसके उत्तर पूर्व की तरफ चोलों का साम्राज्य था और दक्षिण पश्चिम में मालाबार क्षेत्र में चेरों का अपना शासन स्थापित था। तो इस तरीके से दक्षिण भारत 3 राज्यों में विभक्त था। चलिए इन तीनों राजवंशों को हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा चेर राज्य। जैसा कि मैंने आपको बताया, चेर वंश पांड्यों के उत्तर पश्चिम में कोचीन, दक्षिण मालाबार क्षेत्र में फैला हुआ था। केरल का प्राचीन नाम जो था वो क्या था? चेर ही था। चेरों ने अपनी राजधानी किसे बनाया हुआ था? वंजी अथवा करूर को बनाया हुआ था। चेरों के प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो इनका प्रतीक चिन्ह था धनुष। देखिए, चेर, चोल और पांड्य, इनके प्रतीक चिन्ह आपको बिल्कुल आना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, इसलिए चेरों का प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष था। इतिहास में चेरों की प्रमुख घटना की बात करते हैं तो 150वीं ईस्वी में इन्होंने चोलों के विरुद्ध आक्रमण किया था, जिसमें चेरों ने चोलों के राजा करिकाल के पिता को मार डाला था। करिकाल कौन था? चोलों का पहला महानतम शासक था करिकाल। उनके पिता को इन चेरों ने मार डाला था। बदले में चोलों ने क्या करा? फिर चेर राजा को भी मार दिया। पर आगे चलकर फिर दोनों राज्यों के बीच में क्या हो गया? समझौता हो गया था। आगे देखिए, चेर कवियों ने शेनगुट्टवन, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है, उसे सबसे महान चेर राजा के रूप में बताया है, शेनगुट्टवन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी शेनगुट्टवन ने कणगी पूजा, मतलब पत्नी पूजा की शुरुआत की थी। पत्नी पूजा की शुरुआत किसने करी थी? लाल चेर, मतलब शेनगुट्टवन ने पत्नी पूजा की शुरुआत की थी। चेर वंश का एक और प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम था आदिगेमान। इसी आदिगेमान ने गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि गन्ने की खेती का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? चेर शासक आदिगेमान को कहा जाता है। आगे चलकर दूसरी शताब्दी के बाद में चेर शक्तियां जो थी वो धीरे धीरे खत्म होती गई और चेर साम्राज्य का पतन हो गया था। ठीक है, तो ये चेर साम्राज्य हमने अच्छे से डिस्कस करा। आगे बात करते हैं हम चोल साम्राज्य की। तो दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था।
चोल वंश का इतिहास दूसरी और तीसरी शताब्दी में देखने को मिलता है। बाद में पांड्यों की शक्ति के कारण इनका पतन हो गया था। फिर 9वीं शताब्दी में इनका फिर से उदय हुआ विजयालय के समय में, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो 9वीं शताब्दी वाला इतिहास जो है चोल साम्राज्य का, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब दक्षिण भारत के राजवंशों को हम डिस्कस करेंगे उसमें हम उसको अच्छे से समझेंगे। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो दूसरी और तीसरी शताब्दी में चोलों का जो प्रभाव देखने को मिला था उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चोलों ने अपनी राजधानी किसे बनाया हुआ था? मंतूर और उरेयूर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया हुआ था। बाद में विजयालय ने 9वीं शताब्दी में तंजौर को जीतकर तंजावुर को भी अपनी राजधानी बनाया था। तो ध्यान रखिएगा, चोलों ने अपनी राजधानी किस किस को बनाया था? मंतूर, उरेयूर और तंजावुर। ठीक है, चोलों के प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो इनका प्रतीक चिन्ह था बाघ। चोल राज्य को ही कोरोमंडल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तीसरी और चौथी शताब्दी के समय काल में चोल राज्यवंश में दो राजाओं का प्रभाव अच्छा खासा देखने को मिला। किन किन का? करिकाल का और एलारा का। पहला हम करिकाल की बात करते हैं तो चोलों का पहला महानतम शासक था करिकाल। यह श्रीलंका से 12,000 गुलामों को बंदी बनाकर भारत लाया था और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर का बांध का निर्माण इसने करवाया था करिकाल ने। प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह, जिसे आज के समय में कावेरी पत्तनम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण किसने कराया था? इसी करिकाल ने करवाया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट देखिए कौन सा राजा आता है? एलारा। इस चोल शासक ने श्रीलंका को विजित कर उस पर 50 वर्षों तक अपना शासन स्थापित करा था इस एलारा ने। तो देखिए ये हमने दूसरी और तीसरी शताब्दी में जो चोल साम्राज्य था उसको हमने अच्छे से डिस्कस करा है। चलिए आगे हम बात करते हैं अब पांड्य साम्राज्य की। तो इस राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तिका इंडिका में किया था। इस राज्य का शासन किसके हाथों में था? स्त्रियों के हाथों में था। मदुराई इसकी राजधानी थी और इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली था। तीनों साम्राज्य के प्रतीक चिन्ह आपको पता होना चाहिए। पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह मछली था, चोलों का प्रतीक चिन्ह बाघ था और चेरों का प्रतीक चिन्ह धनुष था। ठीक है, पांड्य राज्य मोतियों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा था? नेडियोन। इसी ने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी और आगे चलकर फिर 5वीं शताब्दी के बाद में पांड्यों की शक्तियां क्षीण हो गई और इस राज्य का पतन हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हमने चेर साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य और चोल साम्राज्य को अच्छे से डिस्कस करा। ठीक है, संगम काल वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है पहली शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी के बीच का समय काल। आगे जो इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे दक्षिण भारत के राजवंशों को, मतलब 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच का समय काल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें पल्लव वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चोल वंश का फिर से उदय हुआ था 9वीं शताब्दी में, तो नेक्स्ट वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर दोस्तों संगम काल वाला टॉपिक आप अच्छे से नहीं समझोगे तो दक्षिण भारत के राजवंशों को समझना काफी ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट होगा। जब मैं 9वीं शताब्दी में चोलों के साम्राज्य का फिर से उदय की बात करूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले चोलों का प्रभाव कब देखा गया था। ठीक है, इसीलिए हमने संगम काल को पहले अच्छे से डिस्कस करा है। आगे आपको बड़ी आसानी होगी दक्षिण भारत के राजवंशों को समझने में। तो इस तरीके से देखिए हम 3 लेक्चर में इस पूरे दक्षिण भारत के इतिहास को कंप्लीट करेंगे। तो पहला दूसरा वीडियो काफी अच्छे से समझना इसको, तो टेस्ट लगाने में आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।